गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में अपने घर में हूँ। और ये जो कमरा है वो अनय सिंह का कमरा है, छोटे वाले बेटे का कमरा है। और बेसिकली इस घर को हम लोग बच्चों का घर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ कराया नहीं। क्योंकि जैसे ये लोग भोपाल से झट से बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जैसे भोपाल पहुँचे वहाँ बड़ा सा घर लिया, सब कुछ लिया, लेकिन इनको किसी को कुछ जमा ही नहीं भोपाल में के। मतलब समहाउ मुंबई की थोड़ी आबो हवा ही अलग है, मुंबई का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, मुंबई के स्कूलिंग डिफरेंट है। तो बच्चे सेट नहीं हुए तो फिर वो लोग यहाँ पर वापस से शिफ्ट हो गए, ठीक है। और मैं भोपाल में रह गया। मुझे वीकेंड में यहाँ आना पड़ता है, जब भी मौका देखता रहता हूँ कि फ्राइडे होगा तो फ्राइडे को आ गया, कभी थर्सडे की नाइट को आ गए, कभी फ्राइडे की शाम को आ गए। तो बेसिकली वीकेंड मेरा बॉम्बे में गुजरता है। और लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब अभी एकदम से बोलते हैं ना कि वो कोई भी दिन जो है वो रेस्ट नहीं, वैसी वाली कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन क्या करें, मतलब अब वहाँ जो बच्चे हैं जो भोपाल आए हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे हैं, बहुत सारे क्रिएटर बैच के अंदर, वो बच्चे जो है ना, वो बच्चों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ मतलब पता नहीं, मैं तो ऐसा कई बार सोचता हूँ कि मैंने उन बच्चों को उनके माँ बाप से दूर भोपाल बुलाया पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख सकें, अच्छा कर सके वो। तो क्या हुआ कि वो मेरे साथ तो ऐसा होता कि मैं कुछ गलत करूँ तो तुरंत ही उसका रिफ्लेक्शन सामने आता है, इसलिए मैं कुछ गलत करने की, मैं जान के कुछ गलत नहीं करता मैं। तो मेरे बच्चे जो है वो मुझे छोड़ के बॉम्बे आ गए, ठीक है। मैं भोपाल में उन बच्चों के पास रह गया। तो अभी जो हालत उन बच्चों की है वही हालत मेरी है, ठीक है। वो बच्चे छुट्टियों में, जब लंबी छुट्टी होती है, अपने घर जाते हैं। और मैं एक वीकेंड छोड़ के जो है वो बॉम्बे जाता हूँ जनरली, ठीक है। लेकिन वो बच्चे भी उतने ही प्यारे हैं जितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को मुझसे एक शिकायत रहती है, जो बच्चे ग्लेटर बैच के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको एक शिकायत रहती है। किसी ने एक लंबा चौड़ा मैसेज कहीं पे, कहीं यूट्यूब पे कहीं डाला उसने कि तुम कभी ऑफलाइन आके देखना गीतेंद्र सर बिल्कुल अलग है। देखना गीतेंद्र सर जो है कितने एरोगेंट है। गीतेंद्र सर जो है वो ठीक से बात भी नहीं करेंगे तुमसे। गीतेंद्र सर जो है वो तुमको जो है वो एकदम जो है वो डांट कर रखेंगे। गीतेंद्र सर ऐसा करेंगे, गीतेंद्र सर वैसा करेंगे, है ना। यहाँ मत आना, यहाँ पे बहुत अलग तरह का माहौल है। भाई साहब, पहले ही कह दिया था ये चीज़ कि वो कमांड सेंटर है। बायोमेंटर्स का जो ऑफलाइन सेंटर है वो कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, वो कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर का मतलब है वहाँ पे आर्मी के समान डिसिप्लिन है कि भैया तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा व्यवहार, जो यूनिफॉर्म है वो देख लो तुम, ठीक है। टीचर की यूनिफॉर्म देख लो तुम, कि सब कुछ हाईली डिसिप्लिन वे में है। और एक तरफा जो है वहाँ पे जो है वो आर्मी समान रूल चलता है। वहाँ पे आर्मी के रूल में कोई गुंजाइश नहीं होती है कि तुमको मैंने बोला कि आ जाओ नंदलाल, तुम झूले पे लेट गए, रस्सी खींची, अमर सर ने पकड़ी, एक तरफ चिन्मय सर ने पकड़ी, फिर रस्सी से झुला रहे। सो जा मेरे मुन्ने, तू आ गए यहाँ पे वहाँ से पढ़ने के लिए, अब तू सो जा, ठीक है। सोता रहे बैठ के, जब मर्जी पढ़े तब क्लास में आ जाना, जब मर्जी पढ़े तब पढ़ना, ठीक है। तू आ गया बेटा, तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे। ऐसा नहीं होता है वहाँ। तो ये है कि क्यों नहीं आए, पूरी क्लास खड़ा रखूंगा, पढ़ के क्यों नहीं आते हो। तो तुम्हारी डांट पड़ रही है, भयंकर वाली डांट पड़ रही है। कोई नेतागिरी नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू बातगिरी नहीं करना, जो बोल दिया वो करना है, इतना करना है मतलब करना है। और कहाँ आ गए गंदे, बुरे, बहुत बुरे। तो इसीलिए मतलब कमांड सेंटर मतलब कमांड सेंटर है, कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है ना, एक राजा होता है। उस राजा को दरबारी लोग बहुत, वो राजा क्या करता है, वो राजा अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो राजा अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझता है, किसी को कुछ नहीं समझता वो राजा के। वो राजा को लगता है साहब मुझसे प्रतापी दुनिया में कोई है ही नहीं। दरबारी लोग और जो है वो लोग सबक सिखाने की सोचते हैं, सब लोग कि भाई इसको सबक सिखाया राजा को। कैसे, राजा तो बहुत पावरफुल है, उसका मुंडी फिर गया, दिमाग फिर गया तो वो तो मार देगा आपको। तो लोग कहते हैं काम करते हैं, पर धीमे धीमे अपन बात करते हैं आपस में पहले। तो राजा के सामने बात करो तो दरबारी लोग कि एक कोई साधु महात्मा है, वो ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, आदमी को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो कपड़े पहनने वाले को दिखाई नहीं पड़ते हैं पर पूरी दुनिया को दिखाई पड़ते हैं, और बहुत सुंदर वस्त्र हैं। उनको पहनने के बाद जो है हर आदमी जो है ना वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, सब सरेंडर कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं।
राजा कहता अच्छा, तो वो वस्त्र तो मेरे पास होना चाहिए, सबसे पावरफुल आदमी मैं हूँ। यदि ऐसे कोई कपड़े हैं जिन्हें पहनकर जो है वो पूरी दुनिया मेरा जय जयकार करे और वो मुझे दिखाई भी ना पड़े, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो हमको बताओ। तो एक को लेके आते हैं वो लोग साधु को। साधु को पता होता कि वो साधु भी ऐसे ही होता, भैंस में बदल गया था कि राजा को कैसे मूर्ख उड़ाना। राजा से बोलता भाई राजा सारे वस्त्र उतार लो और ये वाले वस्त्र पहन लो। राजा कहता किधर है वस्त्र? कहता देखो ये मैं पहनाऊंगा, ये वस्त्र तुमको दिखेंगे नहीं, ये कपड़े तुमको दिखेंगे नहीं, मैं तुमको बस पहना दूंगा और तुम बाहर जाना, सब तुम्हारे दरबारी लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। कहला अच्छा, कहला हमको दिख ही नहीं रहे हो। राजा यही तो उसकी खासियत है कि आपको नहीं दिखेंगे, दुनिया को दिखेंगे। ऐसे ही राजा को झूठ मूठ, राजा पूरे कपड़े उतार देता है अपने, राजा को झूठ मूठ कर देता है और राजा को बोलता है राजा तुम तैयार हो गए हो, मुकुट लगाओगे क्या? कहलेगा हाँ, ऐसी ऐसी कर देता बस। अब राजा पहुंचता दरबार में, पूर्ण नग्न, कोई वस्त्र नहीं। सारे दरबारी बोलते हैं राजा क्या वस्त्र है, ऐसे सुंदर वस्त्र हमने आज तक नहीं देखे, वाह राजा वाह। बाहर पब्लिक को भी बता बोल देते हैं कि अपना राजा बहुत अकड़ू है, अभी ठीक करना है इसको। पब्लिक भी वाह राजा वाह, क्या बढ़िया, वाह राजा वाह। राजा जीवन भर ये सोचता रहता है कि मैं अच्छे वस्त्र पहनाऊं, अब इनको धोने की जरूरत भी नहीं, कुछ की जरूरत है नहीं, और बढ़िया भैया वस्त्र तो हम पहने हुए। राजा जो है वो नग्न घूमता रहता है, सच्चाई कभी मालूम ही नहीं चलती उसको। तो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तुमसे सच नहीं बोलते, ठीक है, वो तुमको कभी भी ये नहीं बोलते। हम लोग, मतलब मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ उस चीज़ का, यहाँ एक बच्चे को एवरेज मानकर उस पर ध्यान देना बंद कर दिया जाए। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जो है ना, कभी कभी कुछ बच्चे जो है ना पढ़ना नहीं चाहते। जो पढ़ना नहीं चाहता उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ना चाहता है थोड़ा, देखो अब आप सोचते हो कि कोई चीज़ को कोई टीचर जो है वो ऐसा बता दे कि भाई आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं, आपको आ जाए कोई नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। रास्ते कभी चला नहीं करते हैं, रास्ते कभी चला नहीं करते, राहगीर चला करते हैं। एक शिक्षक जो है वो रास्तों के साथ होता है, जो बताएगा कि यहाँ से इस मंजिल से वहाँ तक, यहाँ चलोगे वहाँ मंजिल तक पहुँच जाओगे। पर रास्ते पर चलना तो राहगीर ने है ना, इसलिए कभी भी जो है ना अपनी मेहनत से बचने की कोशिश मत करो। अपनी नहीं आता है दुगनी मेहनत लगेगी, और नहीं आता है 3 गुनी मेहनत लगेगी, पर मेहनत करोगे तो परिणाम उसका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो सच बोलते हैं, सख्त रहते हैं हम लोग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे स्पेशल ऑप्स के अंदर जो बच्चे आने का सोच रहे हैं ना, वो भी इस बात को अच्छे से जान लें कि भैया देखो ऐसा है कि यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमको मीठा जहर ना दूँ, ठीक है, मैं तुमको कड़वी दवा दूँ, मीठा जहर ना दूँ, कड़वी दवा दूँ, ताकि तुम्हारी असफलता का इलाज हो सके। तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुमको बहुत पपोल कर रखूँगा, बहुत मना कर रखूँगा। मैं एकदम सख्त हूँ मेरे कमांड सेंटर पर, मैं एकदम सख्त हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपके को असफल होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो आपकी, तो इसलिए जितने को कि मैं बदनाम हो चुका हूँ इसके लिए कि सर बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। मेरी स्ट्रिक्टनेस को लोग एरोगेंसी समझते हैं कि मैं बहुत अकड़ू आदमी हूँ, ठीक है। लोग ये बोलते हैं कि साहब सर तो जो है वो किसी को समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी असफलता का इलाज करने आया हूँ। जब एक डॉक्टर सर्जन होता है ना, तो शरीर काटना पड़ता है, काट कर जो है वो खराब ऑर्गन को ठीक करना पड़ता है, निकालना पड़ता है सड़ते हुए हिस्से को, ठीक ना, ठीक, रिपेयरिंग करनी पड़ती है उसको। बाहर से कोई जादू नहीं कर सकता है। जब शरीर कटता है तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जब हीलिंग होती तो भी दर्द हो रहा होता है, उसको पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है बहुत, ठीक है। जब बीमारी का इलाज करना होता तो कड़वी दवा देनी होती। इसलिए मेरी कड़वाहट को, मेरे दुत्कार को प्यार का हिस्सा समझो, ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ सबके, इसलिए ये, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कि जो अब ग्लेडिएटर मैच में कुछ बच्चे ऐसे जो असंतुष्ट हैं इस डांट को लेके, तो भैया तुम कमांडो के लेवल तक तुम्हारा दिमाग डेवलप ही नहीं हुआ अभी। तुम झूठे कमांडो हो, झूठे फैक्ट कमांडो है। झूठे कमांडो जो हो गए वो तुमको तो लगा सर ने पूछा नहीं, चल नहीं, अरे भाई बोल दिया खड़े रहो तो खड़े रहो, बोल दिया है ये करना है तो करना है, ठीक है। जैसे डिफेंस में होता है ना, कोई आपकी नहीं सुनता है, जो कमांड ऊपर से आ गया उसके लिए आपको मशीन के समान काम करना बस, ठीक है, तो आदमी को सफलता मिलती है। तो स्पेशल ऑप्स बैच के इंटरव्यूज मंडे से शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि इन्विटेशन ओनली बैच है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, यदि जो है उस बैच में हमको लगेगा ना
कि योग्य बच्चे बच्चे उस उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम उस बैच को जो है वो अवॉर्ड भी कर सकते हैं। पर अभी हमारा पूरा ये है कि वो जो बैच है उस बैच में हमारे पास वो बच्चे होना चाहिए जो बच्चे वाकई में मेहनत करने को तैयार हैं, ठीक है ना। जो और एक मिनिमम संख्या बच्चों की आवश्यक होती है उसमें, और बहुत सारे बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इंटरव्यू होने के बाद मालूम चलेगा कि एक्चुअल कैंडिडेट कितने हैं जो उस बैच में आना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशल ऑप्स बैच की जो पूरी फंडामेंटल है वो इस बात पर है कि आपने मेरे आंखों के सामने रिवीजन करना है, ठीक है। आपने डीएमटी सेंटर पे आके ओएमआर शीट पे सॉल्व करना है, अगले दिन आपको इसका एक्सप्रेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने हैं, आपको टीचर भी एक्सप्लेन करेंगे, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट पूरा रहेगा, आपको वीकली टेस्ट देने हैं आपको। फिर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, सर स्पेशल ऑप्स बैच में महीने में एक टेस्ट फुल सिलेबस का ले लेना, वो भी हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है कि स्पेशल ऑप्स बैच में महीने में एक टेस्ट फुल सिलेबस का ऑफलाइन, ये ऑफलाइन होगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमको स्पेशल ऑप्स बैच में आपने फीस रखी है 30,000 रुपये प्लस जीएसटी, हमें फीस से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आके रहेंगे 60-70 हज़ार रुपये वहाँ आके खर्च करेंगे, तो सर उसका कोई उपाय खोजो ना कि आप हमको ऑनलाइन कर दो। देखो बेटा, ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है कि आपका डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे तो आपको आपके सामने रहना पड़ेगा, यहाँ पर टीचर सामने होंगे, डाउट भी आपको बता पाएंगे, आप क्लास में इंटरेक्ट कर पाओगे। ऑनलाइन में कैसे कर पाएंगे, तो आप मुझे आइडिया बताओ, क्योंकि ऑनलाइन में मैं इस बैच में फीस कम नहीं कर पाऊंगा। इस बैच की फीस इतनी ही रहेगी, 30,000 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा इसमें, ठीक है। तो यदि इस बैच में आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो क्या हम जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम कि जिससे कि बच्चों को वहाँ आके पढ़ने में। लेकिन मैं तो तब भी बोलूँगा, मैं तो आपसे बोलूँगा कि 6 महीना यदि आप जो है वो अपने आप को दें और आप सेंटर पे आके पढ़ें तो थोड़ा अलग तरह का माहौल आपका होगा, अलग तरह का आपका जो है ना एक पूरा सबसे डिटच होकर आप वहाँ आके पढ़ोगे ना 6 महीना। आप वहाँ पे बच्चों ने पूछा सर क्या स्टडी जोन एक्सेस करने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। जब सुबह 8 से लेके 2 बजे तक आपकी क्लास चल रही, 2:30 बजे तक क्लास चल रही होती है ग्लेडिएटर बैच की, तो सुबह 8 से लेके 2-2:30 बजे तक आप आराम से स्टडी जोन यूज़ कर पाएंगे आप। और उसके बाद आप स्टडी जोन से आप क्या करेंगे, आप जो है वो क्लासरूम में आएंगे आपका टेस्ट देने के लिए, क्लासरूम में आपका एक्सप्रेशन होगा। तो इवनिंग का ही रहेगा, मेनली स्लॉट इसका इवनिंग का रहेगा ताकि दिन भर आप पढ़ सके, ठीक है। तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे और सजेस्ट करो कि अभी इसके रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से इसके रजिस्ट्रेशन हम ओपन कर देंगे और 3rd वीक से इसकी क्लास होगी। तो आपका एक रिपोर्टिंग टाइम भी होगा कि आपको कब सेंटर पर रिपोर्ट करना है आपको वहाँ आके। लेकिन पहले मैं सब चाहता हूँ कि पहले अमर सर, मैं, चिन्मय सर, हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर लें आप लोग के कि कौन कौन कैंडिडेट को हम अंदर ले रहे हैं, क्योंकि स्पेशल ऑप्स में का मतलब ही स्पेशल ऑपरेशन वाला बैच है। तो इसमें हर किसी को अंदर हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर कोई बच्चा अंदर आएगा तो वो उस मतलब उतने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया तो वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। जैसे ग्लेडिएटर बैच में यही हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत कम नंबर वाले बच्चे भी अंदर आ गए जो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो वो प्रेशर तो बिल्ट होगा, दो राय कोई दिमाग में डाउट मत रखिए, प्रेशर तो बिल्ट होगा, प्रेशर बिल्ट होगा, भाग जाने का मन भी करेगा। लेकिन जो जब भाग जाने का मन करे और तब जो मन लेकर टिका रहेगा वो फोड़ देगा। कहते हैं एक आदत को जुनून बनने में, 10,000 घंटे का समय लगता है। अब आप लोग और ठीक है, 10,000 घंटे मतलब कितना हो गया अपना, बहुत बड़ा समय है भाई। 10,000 घंटे का समय लगता है, वो आपकी रग रग में बस जाती है वो, ठीक है। 21 दिन में एक हैबिट बन जाती है, पर वो हैबिट को जुनून बनने के लिए 10,000 घंटे का वक्त लगता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि हम वो राजा के समान आपको उसको, जैसे राजा को लोगों ने मूर्ख बनाया ना, ऐसे मूर्ख नहीं, वाह वाह बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। हम तो बोलेंगे अच्छा नहीं कर रहे हो, मेहनत करो भी, ठीक है। अब तुम यदि डिप्रेशन के पेशेंट हो, डिप्रेशन के पेशेंट हो तो आना मत, ठीक है। क्योंकि भैया ऐसा है कि कमांडो ट्रेनिंग जो होती है ना उसमें कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं होती दया माया की, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उसकी एकमात्र क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए, बॉम्बे में हूँ मैं आज, शाम में एक जगह हमारे फैमिली फ्रेंड उनके यहाँ जाना है हमको। दिन में मतलब पता नहीं मालूम है क्या होता है, जब भी बॉम्बे आता है ऐसा लगता है कि कुछ वीकेंड आया ही नहीं। यहाँ पे फिर बच्चों को टाइम दे के मतलब एक होता है अपने घर में कुछ नहीं कर रहे, इडल पड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि सितंबर से वो भी खत्म हो जाए, सितंबर से जो है वो अपना टेस्ट, सितंबर के में जो टेस्ट है ना, अभी प्रपोजल चल रहा है हम लोगों का,
कि टेस्ट क्या संडे को शिफ्ट करें हम लोग एग्ज़ाम टाइम में। और दूसरा इसके अलावा हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए मैंने कहा था कि सैटरडे को भी एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस लेनी पड़ सकती है हम लोग को, तो हम लोग भी कोशिश पूरी कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना, कि टाइम पे कोर्स आपका पूरा हो। चलो, है ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।